मोदी एरा स्टार्ट हो रहा था, मोदी मैजिक काम कर रहा था, तो बहुत लोगों में उत्साह था। वोटिंग भी उसी हिसाब से हुई, बीजेपी को सीट भी उसी हिसाब से मिली, सरकार बनी। बीजेपी 1996 से लगातार इस सीट को जीतती आ रही है और कांग्रेस उसका तिलिस्म तोड़ने के लिए इस बार एक ओबीसी चेहरे को मैदान में लाई थी। यहाँ मोदी मैजिक हो या कोई और मैजिक हो, यहाँ वो काम नहीं करता। यहाँ भाजपा का कैंडिडेट, भाजपा का सिंबल चलता है, चुनाव चिन्ह चलता है। ये बात 1996 से चली आ रही है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये 35% का जो अंतर है ये बढ़ेगा या ये कम होगा। जबलपुर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बीजेपी 1996 से लगातार इस सीट को जीतती आ रही है और कांग्रेस उसका तिलिस्म तोड़ने के लिए इस बार एक ओबीसी चेहरे को मैदान में लाई थी। बीजेपी से भी पहली बार एक नए चेहरे को उम्मीदवार बनाया गया था, आशीष दुबे को। वहीं कांग्रेस के दिनेश यादव उनके मुकाबले में थे। तो मतदान तो हो चुका है और इन प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है, सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखी है। अब जबलपुर के लोग ये कयास लगा रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं कि किसके पक्ष में था पड़ला, किसका भारी था, कौन किन मुद्दों पे हावी था और क्या यहाँ के असल चुनाव के मुद्दे थे और चुनाव जो है मतलब मतदाताओं का रुझान किसकी तरफ था। हमारे साथ बात करने के लिए जबलपुर के 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं, रवींद्र दुबे जी हैं, अरविंद बिंजोलकर जी हैं और मतलूब अंसारी जी हैं। तीनों अपने समय के एक अच्छे पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों माध्यमों में उन्होंने काम किया है और अभी भी किसी न किसी समाचार माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले रवींद्र दुबे से शुरू करते हैं। रवींद्र, ये बताइए कि जो जबलपुर का चुनाव था, बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, तो बहुत बार तो ये लगता है कि कहीं वो फिर से नतीजे न दोहराए जाए और जैसा था अनुमान उसमें भी लग रहा था कि मोदी मैजिक और बाकी मुद्दों पे बीजेपी आगे चल रही है। तो अब चूंकि ईवीएम में तकदीर कैद हो गई, तो क्या ऐसे मुद्दे थे जो यहाँ महत्वपूर्ण थे और आपको किस तरफ जाता दिख रहा है? देखिए, एक बात जो हम सबको दिख रही है कि वो यहाँ मोदी मैजिक हो या कोई और मैजिक हो, यहाँ वो काम नहीं करता। यहाँ भाजपा का कैंडिडेट, भाजपा का सिंबल चलता है, चुनाव चिन्ह चलता है। ये बात 1996 से चली आ रही है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे अलग अलग होने से बदलते हैं। अब की बारी अटल बिहारी, तो अटल बिहारी के नाम पर वो वोट मिला। ठीक है, 2004 2009 में कांग्रेस ने जरूर देश में सरकार बना ली, लेकिन यहाँ वो मुद्दा नहीं चला। फिर आते हैं हम मोदी मैजिक के 2014 से, जो मोदी मैजिक चालू हुआ 2014, 2019 और 2024। हम ये कहें कि जो मोदी का एरा है, तो मोदी का एरा नहीं, मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की लीड हमेशा बढ़ी है। हम 2004 पीछे ना जाएं, 2004 में जाएं तो कांग्रेस को जहां वहां 39-40% वोट मिलता है और बीजेपी को जरूर वहां 48 से 49% वोट मिलता है। लेकिन 2009 में जब ऐसी बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट होता है लगभग वो 50% से ज्यादा हो जाता है और कांग्रेस को 37% के आसपास वोट मिलता है। लेकिन 2014 में ये परिस्थितियां और बदल जाती हैं। कांग्रेस को 37% वोट मिलता है, बीजेपी को 58% वोट मिलता है। 2019 में तो और ही स्थिति हो जाती है। आप देखिएगा 58% वोट 65% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और कांग्रेस को 29% वोट मिलता है। तो आप सोचिए कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो घटता जाता है और बीजेपी का लगातार बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसकी पार्टी, उसका कैडर बहुत मजबूत लेवल पर है और उसने ग्राउंड लेवल पर काम किया है। इसलिए उसका जो मतदाता का रुझान यहाँ मुद्दे नहीं है। आप बिल्कुल मानिए, यहाँ यदि डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट नहीं हो रहा है। यहाँ हवाई जहाज बंद हो चुका है, लोगों को इसकी चिंता नहीं है। रेलवे की परिस्थितियां क्या है सबको पता है, लोगों को कौन सी ट्रेनें कहाँ जाना चाहिए। रेलवे जोन मिलने के बाद यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ, सबको पता है। ये जरूर है कि कागजों में जरूर हल्ला होता रहता है कि साहब विकास हो रहा है डेवलपमेंट के, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट के इश्यूज पर, मुद्दे पर वोट नहीं दिया जा रहा। आज भी यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। जो कल कारखाने थे, जैसे मैं आयुध निर्माणिया कहते हैं, वहां रोजगार घट चुका है, नौकरियों की कम हो चुकी है, रेलवे की नौकरियां कम हो चुकी है, रेलवे जोन था उसके बाद यहाँ कमजोरी। इन मुद्दों पर वोट नहीं हो रहा है यहाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि मुद्दे तो बहुत सारे लेकिन कमल निशान उन पर भारी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मानिए कि उनके सोकर आदमी उठता है, सवेरे जाता है और कमल पर वोट जाके घर जाकर सो जाता है, उससे मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। तभी तो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस का लगातार घटता जा रहा है। यदि विपक्ष इतना मजबूत होता है या कांग्रेस के मुद्दे इतने मजबूत होते तो जरूर यहाँ जीते। देखिए 2009 में जरूर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में क्या 12 सीटें जीती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में उसका की सीट में जबलपुर में कोई असर नहीं पड़ा। तो जबलपुर में कोई वो अप्रत्याशित होगा। देखिए एक बात जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि 1974 में पहली बार यहाँ ओबीसी कैंडिडेट शरद यादव आए थे, उपचुनाव में उन्होंने हरा दिया था। 1951 से लेकर 2024 तक
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने कभी ओबीसी कैंडिडेट नहीं दिया। दोनों दलों ने, चाहे जीतने वाला उम्मीदवार रहा हो चाहे हारने वाला उम्मीदवार, उन्होंने ओबीसी कैंडिडेट। इस बार जातिगत जनगणना और ओबीसी फैक्टर, मंडल आयोग, तमाम चीजों की बातें हो रही है, तो आप देखिए कांग्रेस ने ओबीसी फैक्टर दिया। तो यदि ओबीसी फैक्टर यहाँ, मुझे नहीं लगता यहाँ उतना चल जाएगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कैडर यहाँ काम कर रहा था। यदि ओबीसी फैक्टर 1974 1977 में शरद यादव जीते रहे, उसके बाद यदि किसी ओबीसी कैंडिडेट को यदि यादव को ही मिला है तो वो दिनेश यादव, यदि जातिगत आधार पर मिलेगा तो कांग्रेस का वोट परसेंट कुछ बढ़ सकता है, लीड घट सकती है, लेकिन जीत अंत तक भारतीय जनता पार्टी की होगी। देखिए रविंद्र दुबे जी साहब कह रहे हैं कि ओबीसी फैक्टर अगर काम करेगा तो हो सकता है कि कांग्रेस की हार का अंतर कम हो जाए और बीजेपी की जीत का अंतर कम हो जाए। मैं सर अरविंद बिंदेलकर जी हैं। अरविंद भाई ये बताओ, 2019 में 4.5 लाख वोट से जीती थी, इस बार 8% वोटिंग कम हुई है, तो क्या आपको लगता है कि 4.5 लाख का जो वोट का एक वो तय है, मतलब एक माइलस्टोन है या जिसको कहें, वो बीजेपी पार कर पाएगी या कांग्रेस उसको बचा ले जाएगी? देखिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि नंबर क्या रहते हैं, नंबर तो वोट परसेंटेज के हिसाब से समायोजित हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि रविंद्र भाई ने भी बताया कि पिछली बार बीजेपी को 65% वोट मिले थे और कांग्रेस को 30% से भी कम वोट मिले थे, मतलब दोनों के बीच का जो फासला था वो लगभग 35% का था। तो महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये 35% का जो अंतर है ये बढ़ेगा या ये कम होगा, तो इसके ऊपर में जो है वो जरूर डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि ये वोट परसेंटेज भी इस बार और ज्यादा बढ़ने वाला है। मतलब दोनों के बीच में अंतर जो है वो अंतर बढ़ने वाला है परसेंटेज में एब्सोल्यूट नंबर में तो चूंकि वोट जो जिस हिसाब से मतदान होता है, हाँ 1 लाख वोट अगर कम हुए हैं तो उस हिसाब से जो एब्सोल्यूट नंबर है उनमें जो है वो डिफरेंस आ सकता है, लेकिन परसेंटेज में मुझे लगता है कि परसेंटेज और बढ़ने वाला है, जो ज्यादा कांग्रेस के दृष्टिकोण से ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वोटों का अंतर हो सकता है सेम ही रहे, लेकिन जो परसेंट वाइज है बीजेपी और गेन करेगी। हाँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो कुछ अजीबोगरीब सा चुनाव था। मैंने भी कई चुनाव देखे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरह की नीरसता थी पार्टी के प्रचार लेवल के ऊपर में, मतदाताओं के ऊपर में नहीं, लेकिन पार्टियों के प्रचार लेवल के ऊपर में जिस तरह की नीरसता थी वो बिल्कुल अजीबोगरीब थी। मतलब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले मोदी के नाम पे घर बैठ गए थे किसी के मन को। हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी ने भी वो उत्साह नहीं दिखाया जो बीजेपी को दिखाना चाहिए था। मतलब ठीक है, ये माना जा रहा था कि भाई बीजेपी सीट पे स्ट्रांग, मतलब ऐतिहासिक रूप से भी है, और इस बार चूंकि केंद्रीय स्तर पे भी बीजेपी जो है वो सेंट्रल लेवल पे भी स्ट्रांग थी और उसके मुद्दे चल रहे थे, तो उसको देखते हुए तो ठीक है बीजेपी के पक्ष में माहौल था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की जो वर्तमान जो संगठन है वो जिस तरह से एग्रेसिवली प्रचार करता है, वो इस बार मुझे कम से कम जबलपुर सीट के ऊपर में तो मिसिंग दिखा। मतलब चुनावी नगाड़ों का शोर वैसा नहीं था इस बार। देखिए अरविंद भाई साहब कह रहे हैं कि चुनावी नगाड़ों का शोर इस बार वैसा नहीं सुनाई दिया, लेकिन जिस तरह का माहौल है उसमें उनका एक मानना है कि हो सकता है कि वोटों के मामले में जीत हार का अंतर कमोबेश 2019 जैसा ही रहे, लेकिन बीजेपी गेन कर सकती है, इनका मानना है। मत प्रतिशत के हिसाब से गेन कर। हमारे साथ मतलूब अंसारी जी हैं। मतलूब भाई आंकड़ों पे खास नजर रखते हैं। मतलब भाई ये बताओ कि 2019 का जो चुनाव था और उसके बाद 2024 का चुनाव है, दोनों में बेसिक अंतर क्या समझ में आया आपको? 2019 से नहीं, अपन 2014 से जोड़ते हैं। 2014 का चुनाव हम सब जानते हैं, एक मोदी एरा स्टार्ट हो रहा था, मोदी मैजिक काम कर रहा था, तो बहुत लोगों को उत्साह था, वोटिंग भी उसी हिसाब से हुई, बीजेपी को सीट भी उसी हिसाब से मिली, सरकार बनी। 2019 तक आते आते वो मैजिक थोड़ा कम हुआ, वोटिंग सीट सब बड़ी बीजेपी की, लेकिन मैजिक कम हुआ। इसके बावजूद अगर हम 2024 को देखें, ये दोनों चुनाव पिछले चुनाव मिला के 2024 को अगर देखते हैं, तो 10 साल का मोदी का कार्यकाल रख के लोगों को सामने रख के वोट करना था, लेकिन चूंकि उन्होंने ये आकलन नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो अभी अरविंद सर ने बताया कि एक पार्टी लेवल पे जो नीरसता थी चुनाव प्रचार को लेकर, चुनाव वैसा नहीं देखा गया, समझा गया जैसा होता है अगर लोकसभा चुनाव। ऐसी सीट अब आती जब तगड़ी फाइट नहीं होती, तो ऐसा लग रहा था कि तगड़ी फाइट नहीं थी जबलपुर में। नहीं, बीजेपी को कॉन्फिडेंस है और उधर कैडर है, लोग यहाँ समझते हैं कि हाँ एक गढ़ है, वोट मिलेंगे, तो इस कारण से लोग थोड़ा सा एक कदम पीछे चल रहे थे।
कांग्रेस भी ये मान के चल रही थी कि कुछ होना है नहीं, ज्यादा मेहनत करने का, लेकिन कांग्रेस में भगदड़ मची थी, वो भी एक माहौल वैसा क्रिएट किया। लेकिन अंत तक आते आते, जैसे अगर हम बात करें पहले 2 चरण में जो वोटिंग परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज कम आया है, जो उसको अगर अब हम मान के एनालिसिस करें तो अगर कांग्रेस थोड़ा सा घर से बाहर निकल के काम करती तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और अच्छा होता, कुछ और लीड कम होने की जैसी संभावना दिखाई दे रही है, और भी कम हो सकती थी। मतलब अगर एग्जिट पोल की बात करें तो आपके मुताबिक बीजेपी यहाँ जीत रही है? बीजेपी जीत का अंतर कम हो रहा है, जीत रही है, ये बात सर्वविदित है। लेकिन अगर कांग्रेस थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके घर से बाहर निकलती तो रिजल्ट कुछ और होता। बिल्कुल। तो देखिए मत्तू भाई कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो वो पूरी संभावना के बीजेपी के पक्ष में जाएगा, और अगर एग्जिट पोल जैसी बात करें तो उनके हिसाब से ये जो उनका जो मत है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। अरे भाई आप बताओ कि अगर हम नतीजे की बात करें 4 जून की, तो आपका मत किसकी तरफ जा रहा है? नहीं, ये तो कांग्रेसी भी बोल रहे हैं कि ये भाजपा की संभावना है यहाँ पे, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कांग्रेसी क्या बोल रहा है, नहीं पत्रकार क्या बोल रहा है, उसकी नजरिया क्या है, उसकी नजर क्या है? नहीं, अब वो जो सामने दिख रहा है उसे कैसे झुटलाया जा सकता है। और फिर पिछले बार जैसे रविंद्र भाई ने बोला 4 लाख की लीड थी, तो 4 लाख की लीड को पाटना इतना आसान नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कुछ बदलने वाला है। मतलब 2024 तो बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस को 29 के लिए मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें एक चीज ये ऐड करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की तरफ से भी कुछ विशेष प्रयास नहीं हुए। देखिए, बीजेपी का पूरा प्रयास ये था कि चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों के ऊपर में ना हो करके और राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर में केंद्रित रहे। और कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा प्रयास नहीं किया कि स्थानीय मुद्दे उछाले जाए, जनता में उसको लेकर के कुछ सुगबुगाहट की जाए, जिससे लोगों को जब वो मत देने जाए। किसी नेता की सभा तक तो हुई नहीं। सभा के अलावा कांग्रेस ने कुछ ऐसा स्थानीय स्तर पे कुछ छोटा मोटा घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया कि अगर कांग्रेस के कैंडिडेट अगर जीतते हैं तो वो क्या करेंगे स्थानीय जीत हार का अंतर आप मतलब कितने वोटों का प्रेडिक्ट कर रहे हो? देखिए, मैं तो मत प्रतिशत की बात कर रहा था, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट में भी बात करें तो मुझे लगता है कमोबेश पिछले बार जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है वो मतदान कम हुआ है, पिछले बार से 8% मतदान कम हुआ है। लेकिन उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, जो जबलपुर में सबसे प्रथम चरण में मतदान हुआ था, और जब मैं मतदान का जो प्रतिशत है, जो मतलब घंटे के हिसाब से जब रिपोर्ट आ रही थी और मैं उसको ट्रैक कर रहा था, और 4 बजे जब मैंने ये देखा कि जबलपुर में मतदान का प्रतिशत बहुत कम है पिछले बार की तुलना में, तो मैं उसमें अंदर जाकर के मैंने थोड़ा खोजने की कोशिश की कारण को। तो विधानसभा वार जब मैंने उसे देखा तो मुझे ये समझ में आया कि कांग्रेस का वोटर नहीं निकल रहा है। और मैंने ये कैसे जज किया कि जबलपुर लोकसभा के अंदर में 8 विधानसभा सीटें, और 8 विधानसभा सीट में विधानसभा चुनावों में केवल एकमात्र जो सीट थी जो कांग्रेस ने जीती थी वो जबलपुर पूर्व की थी, यहाँ पर की मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, और सबसे कम मत प्रतिशत वहीं पर रहा है, सबसे कम मतदान वहीं पर हुआ है। पश्चिम और पाटन, जहां से बीजेपी ने विधानसभा की बात करें बढ़त ली थी, वहां से 20-20 हजार वोट कम डले। नहीं, वो भी डले हैं, वो एब्सोल्यूट नंबर में वो भी कम डले हैं। तो कांग्रेस के समर्थक तो सभी जगह होंगे ना। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को सभी विधानसभा में मतलब मत तो मिले थे ना, ऐसा तो नहीं था कि कहीं कांग्रेस। लेकिन बीजेपी जो अंतर, मतलब अगर वोटिंग की बात करें तो दोनों में जब देखे तो 20 हजार वोट कम से कम पाटन में कम डले विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में। और मेरा ये मानना है ये केवल कांग्रेस के वोट तो नहीं भी होंगे, हो सकता है कि बीजेपी के समर्थक भी इस कॉम्प्लिसेंसी में रहे होगी, अरे सब ठीक है जीत ही रहे तो लेकिन आपका जो एग्जिट पोल मत है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अरविंद जी का भी कहना है कि जो तमाम परिस्थितियां जैसी भी रही, भले वोट कम गिरे हो, लेकिन उनका जो सोचना है, मानना है, उनको जो दिख रहा है पत्रकारिता की उनकी दूरदर्शी, उसके हिसाब से बीजेपी को एज है। रविंद्र जी से पूछे, अगर 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप किसकी जीत देख रहे हैं और कितने वोटों का अंतर देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है। अब हार और जीत का अंतर को इतना है, क्या 4,54,000 वोट से ज्यादा से जीत रही भारतीय जनता पार्टी या 4,54,000 वोट से कम से जीते? इसमें मेरा सबसे ज्यादा रोचक विषय ये है
कि सबसे ज्यादा यदि वोट कभी कांग्रेस को मिला है, यदि वोट मिला तो 37% वोट 2014 में मिला यहाँ पर जबलपुर में 37% वोट। और तब विवेक तनखा पहली बार लड़ते और राकेश सिंह कैंडिडेट होते। लेकिन जब वो दोबारा चुनाव लड़ते हैं और पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो भारतीय जनता पार्टी का वोट 65% चला जाता है और कांग्रेस का 29% हो जाता है। जबकि विवेक तनखा के बारे में कहा जाता है कि वो लगातार 5 साल सक्रिय रहते, अच्छे कैंडिडेट थे और उसके बाद भी उनकी लीड का अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये बात कांग्रेस के लिए, क्या कांग्रेस 29% से ज्यादा वोट लेकर आती है तो उसको तो ये कहने का होगा कि साहब 30% या 32% या 34% वोट पड़ गया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब रहा सवाल, जैसे बिंजुलकर जी कह रहे थे कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम वोट पड़ा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 2019 से मात्र 10,000 वोट कम पड़ा। ये यदि संख्या में प्रतिशत वाइज देखेंगे तो जरूर उसमें लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जहां गढ़ थे, जहां प्रधानमंत्री ने रैली की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, वहां 16-17, यदि शहरी 4 विधानसभा माने तो सबसे कम वोट यदि कहीं पड़ा है तो पश्चिम में पड़ा। और यदि पूरे जिले की बात करेंगे तो पाटन विधानसभा क्षेत्र ऐसा जहां जीता हुआ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का अजय बिश्नोई जी है और चुनाव से पहले कांग्रेस के जो हारे हुए प्रत्याशी नीलेश अवस्थी वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन वह 21-22 हजार वोट कम पड़ता है। यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है और वहां का वोटर नहीं निकलता। इसका अर्थ क्या निकाला जाए? तो देखिए, ये बातें आकलन करने के लिए, हमें समीक्षा करने के लिए, लेकिन जब वोट गिनी जाएगी तो हम सब जानते हैं। और रोचक विषय को इतना है, क्या 4,54,000 की लीड आशीष दुबे पार कर पाते हैं और क्या दिनेश यादव, ये विवेक तनखा दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं, 29% वोट मिलता है, तो क्या वो उस पर 3,30,000, 3,40,000, 3,45,000 वोट पाएंगे? ये सबसे रोचक विषय होने वाला है। तो देखिए, पत्रकारों की दृष्टि है, जो उनका नजरिया है, वो उनको साफ दिख रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से अपना गढ़ बचाने में कामयाब होगी और आशीष दुबे जो है वो संसद में पहुंचेंगे, लोकसभा में पहली बार पहुंचेंगे उनकी ओर से। और नतीजे कुछ भी हो, मतलब परसेंट वाइज या वोटों का अंतर चाहे कुछ भी हो, लेकिन जीत जो है वो बीजेपी की तरफ जाती दिख रही है। और कांग्रेस को भी अगले 5 साल और मेहनत करनी पड़ेगी जबलपुर सीट जीतने के लिए। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।